हर रोज की तरह आज भी शाम की चाय पीने के बाद तृष्णा अपने कमरे की गैलरी में भावशून्य सी खड़ी बाहर की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। अपने बंगले की सबसे प्यारी जगह उसे अपनी गैलरी ही लगती थी। वहां से वह मसूरी की खूबसूरत वादियों, आकाश में उड़ते पंछियों, मुस्कुराते फूलों और उन पर मंडराते भौरों व तितलियों को घंटों निहारती रहती है। एक ऐसी प्यास है तृष्णा की आंखों में जो उसके नाम को सार्थक करती है, लेकिन आज तक इस बंगले का कोई भी व्यक्ति यह न जान पाया कि वह कौन सी तृष्णा है इस तृष्णा के भीतर। अभी बारिश का महीना है और पहाड़ों में बारिश का अंदाज ही कुछ और होता है। ये वही समझा सकता है जिसे यहाँ की बारिश की बूंदों ने छुआ हो। बारिश की फुहार बेरंग होते हुए भी फिजाओं को खुशगवार और रंगीन बना देती है, लेकिन आज की इस मूसलाधार बारिश में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की यह तूफानी बारिश किसी की जीवनचा को मोड़ने या फिर बिखेरने के लिए बरस रही हो। ये तूफानी बारिश न जाने क्या कहर बरसाने वाली है। इतनी घंघोर बारिश और तेज हवा में भी तृष्णा अपनी गैलरी में मसूरी के अनेक पहाड़ों की तरह तटस्थ खड़ी हुई है। वैसे तो यहाँ पहाड़ी होन में अंधेरा जल्दी घिर आता है, लेकिन आज की इस तूफानी बारिश की वजह से समय से पहले ही अंधियारे ने दस्तक दे दी। स्ट्रीट लाइट और बंगले की लाइट जलने के बावजूद सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। तभी बंगले के गेट के करीब एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से एक औरत उतरी और उसने अपना छाता खोला और फिर बंगले की ओर बढ़ने लगी। तभी जोरदार बिजली कौंधी, जिससे उस औरत का खूबसूरत चेहरा तृष्णा ने देखा और देखती रह गई। साधारण सी साड़ी में लिपटी हुई वह प्रकृति की अनुपम कृति थी। तृष्णा सोचने लगी ये कौन है। इससे पहले तो उसने कभी इसे इस बंगले में नहीं देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने तृष्णा का सेक्रेटरी और बंगले का केयर टेकर प्रकाश उसी औरत के साथ खड़ा था। तृष्णा को देखते ही उस खूबसूरत औरत ने उसे धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते कहा। तभी प्रकाश बोला, मैडम, मैंने आपको जिस नर्स के बारे में बताया था ये वही नर्स है तृप्ति। यदि आपकी अनुमति हो तो कल से यह साहब की सेवा में हाजिर हो जाएगी। तृष्णा ने छूट कर तृप्ति की ओर देखा और फिर बोली, प्रकाश तुम जाओ, मैं इससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जी मैडम, कहकर प्रकाश वहां से चला गया। तृष्णा बड़ी शान के साथ अपने कमरे में रखे काउच पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ गई और फिर बोली, तुम्हें पता है ना तुम्हें काम क्या करना है? जी मैडम, इस बंगले के मालिक और आपके पति की देखभाल करनी है। तृष्णा जोर से हंसी और फिर उसने बड़े ही रोब से कहा, नहीं, तुम्हें इस बंगले के मालिक की देखभाल नहीं करनी है, क्योंकि इस बंगले की मालिक मैं हूँ। तुम्हें केवल मेरे बीमार पति की देखभाल करनी है, जो न बोल सकते, न सुन सकते और न ही बिस्तर से उठ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से पैरालाइज्ड हैं। तुम्हें उनका सारा काम करना होगा। सारा काम कर पाओगी? जी मैडम, मैं साहब का सारा काम कर लूंगी। मैं ट्रेंड नर्स हूँ, मैंने हॉस्पिटल में काम किया है, तृप्ति ने शांत भाव से कहा। क्या तुम शादीशुदा हो? तृष्णा ने एक और प्रश्न दागा। तृप्ति ने विनम्रता से जवाब दिया, जी मैडम, मेरे 2 बच्चे भी हैं। ओह, तब तुम अपने काम पर फोकस कैसे कर पाओगी? तुम खूबसूरत हो, जवान हो और शादीशुदा भी। क्या तुम्हारा पति एक पराये मर्द की सेवा सुबह से रात तक करने की इजाजत दे देगा, ये जानते हुए कि तुम्हें उस बीमार आदमी के कपड़े भी बदलने होंगे, और जब कपड़े बदलोगी तो उसे निर्वस्त्र भी देखना होगा? तृष्णा चहलकदमी करते हुए कहने लगी। आप चिंता न करें मैडम, एक बीमार व्यक्ति नर्स के लिए अपने बच्चे के समान होता है, और एक माँ जब भी अपने बच्चे को नहलाती या उसके कपड़े बदलती है तो बच्चा नग्न नहीं होता है। उसमें कैसी शर्म। और रही बात मेरे पति की, तो वह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, तृप्ति ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अच्छा तो ठीक है, कल से क्यों आज से ही अपना काम शुरू कर दो। जाकर प्रकाश से मिल लो, वह तुम्हें बता देगा इस वक्त कौन सा इंजेक्शन देना है और क्या करना है। जी अच्छा, कहकर जब तृप्ति जाने लगी तो तृष्णा ने कहा, तृप्ति सुनो, प्रकाश से यह भी कह देना कि सुबह तक कोई मेरे कमरे में न आए, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। जी कहकर तृप्ति वहां से चली गई। बारिश भी अब थम चुकी थी। कमरे की सारी लाइटें बंद कर तृष्णा सोफे पर टिक कर बैठ गई। आज 5 वर्षों बाद उसे पहली बार वह आईना दिखा जिसमें उसे अपने स्वयं का अक्स नजर आया। वैसी ही खूबसूरती, वैसा ही आत्मविश्वास। तृप्ति से मिलने के बाद तृष्णा को अपने कॉलेज की वह काली रात याद आ गई, जिसके बाद उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। तृष्णा आज भी नहीं भूली है वह रात जब वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और हर बार की तरह इस बार भी वह एनुअल फंक्शन में सोलो डांस परफॉर्म करने वाली थी। इस बार के फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट शहर के जाने माने उद्योगपति राघवेंद्र प्रताप सिंह थे। पूरी मसूरी में इनकी तुति बोलती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उनके आगे अपनी जबान खोल सके।
अपनी परफॉर्मेंस देने और फंक्शन बाद होने के पश्चात जब तृष्णा कॉलेज गेट से बाहर निकली तो एक आदमी बड़े अदब से उसके करीब आकर बोला, मैडम, मैं राघवेंद्र साहब का सेक्रेटरी प्रकाश हूँ। साहब ने आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ने को कहा है। लेकिन क्यों? मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी, मेरा घर यहीं पास में ही है। नहीं मैडम, आप प्लीज हमारे साथ इस कार में चलिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। यह सुनने के बाद तृष्णा कार में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर की जानी मानी हस्ती ने उसके लिए कार क्यों भेजी है। प्रकाश ने बड़ी इज्जत के साथ उसे घर पर छोड़ा। तृष्णा इस बात से बेहद खुश थी कि इस बार भी उसकी डांस परफॉर्मेंस बेस्ट थी। अभी तृष्णा की नींद खुली भी नहीं थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। 2 कमरों का छोटा सा घर था, सो वह अपने ही कमरे में पर्दे की ओट से सुनने लगी। उसे राघवेंद्र प्रताप सिंह की आवाज सुनाई पड़ी। वे कह रहे थे कि मैं आपकी बड़ी बेटी तृष्णा से ब्याह करना चाहता हूं। कल रात उसकी परफॉर्मेंस, माता पिता की गरीबी, बहनों का भविष्य और प्रताप जी की बेशुमार दौलत और दबंगता के आगे तृष्णा को अपने आत्मसम्मान और सपनों की बलि चढ़ाकर घुटने टेकने ही पड़े। न चाहते हुए भी उसे अपने से 2 गुनी उम्र और तलाकशुदा आदमी से शादी करनी पड़े। भव्य समारोह के साथ तृष्णा की शादी संपन्न हुई। साथ में हुई कई तरह की बातें। कोई उसे किस्मत वाली तो कोई बेचारी कह रहा था। शादी की पहली रात गुलाब की पंखुड़ियों से सजी सेज और पूरे कमरे की खूबसूरत सजावट तृष्णा को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह किसी राज्य की रानी हो, मगर यह भ्रम उसी रात टूट गए। तृष्णा इस शहर के सबसे आलीशान बंगले की उन तमाम महंगी और खूबसूरत सजावटी वस्तुओं में एक थी जो इस बंगले की शोभा बढ़ा रही थी। बस फर्क इतना था कि वह सजीव थी, उसकी सांसें चल रही थीं और उसके अंदर भावनाओं की लहर उफान पर थी, लेकिन थी तो वह भी सजावट और उपभोग की वस्तु न। उस रात तृष्णा एक और बात जान गई थी और वह थी अपने पति के पहले तलाक की वजह। भले ही समाज और सारी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तलाक का कारण स्वयं राघवेंद्र जी ही थे। उनकी पत्नी उन्हें वारिस नहीं दे पाई क्योंकि वे इस योग्य ही नहीं थे और आरोप लगा उनकी निर्दोष पत्नी पर, जिसे अपनी पवित्रता की वजह से बांझ होने का ताना सुनना पड़ा और फिर तलाक का दंश सहना पड़ा। तृष्णा के भीतर की तपिश न उस रात शिथिल हो पाई थी और न आज तक हो पाई है। मैडम, मैडम की आवाज तृष्णा को अतीत से वर्तमान में लौटा लाई। स्वयं को सहज करती हुए उसने कहा, हाँ अंदर आ जाओ। तृप्ति चाय लेकर खड़ी थी। अरे तृप्ति, यह तुम क्यों ले आई? कोई और ले आता, तृष्णा ने आश्चर्य से कहा। बस यूं ही मैडम, मैं इस ओर आ ही रही थी। वैसे भी साहब की सारी दवाइयां देने और मेडिकल रिपोर्ट व्यवस्थित करने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हूं, इसलिए ले आई, तृप्ति मुस्कुराती हुई बोली। चाय देकर जब तृप्ति जाने लगी तो तृष्णा ने उसे रोक लिया और चाय पीने के बाद तृष्णा आंखों में थोड़ी शरारत लिए बोली, तुमने चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। सुबह सुबह तुम्हारे हाथों की चाय पी के तुम्हारे पति तो खुश हो जाते होंगे। यह सुन तृप्ति बुझे स्वर में बोल पड़ी, हाँ बहुत खुश होते हैं, लेकिन केवल रात में मुझे दर्द पहुंचाकर। तृप्ति का इतना कहना था कि कुछ वक्त के लिए दोनों ने चुप्पी साध ली। फिर धीरे हो तृष्णा ने कहा, तुम विरोध क्यों नहीं करती? क्या फायदा? विरोध करने से भी आज तक भला कोई मर्द रुका है जो यह रुक जाएगा और फिर विरोध करके मैं जाऊंगी कहाँ? रहना तो उसके साथ ही है, कहती हुई तृप्ति कप और ट्रे समेटने लगी। वैसे तुम्हारा पति काम क्या करता है? व्यंग्यात्मक मुस्कान लब्जों पर लिए हुए तृप्ति बोली, शादी के पहले तो कहीं काम करता था, लेकिन शादी के बाद मैं काम करती हूँ और मेरे पैसों पर वह ऐयाशी, बस यही काम है उसका। अभी ये सब बातें चल ही रही थीं कि प्रकाश आ गया और उन्हें अपने बातों पर विराम लगाना पड़ा। प्रकाश को देख तृष्णा ने तृप्ति को जाने का इशारा किया। तृप्ति के जाते ही प्रकाश आज पूरे दिन का शेड्यूल तृष्णा को बताने लगा। तय समय पर तृष्णा अपने ऑफिस पहुंची। पिछले 5 सालों से अपने पति के पैरालाइज्ड होने के बाद से वहीं सारा कारोबार संभाल रही है, लेकिन आज तृष्णा का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वह अपने आप में ही इस सवाल का हल ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि इस समाज में हर स्त्री को उपभोग की नजरों से क्यों देखा जाता है। रह रहकर तृष्णा को तृप्ति की वेदना का आभास, पीड़ा का एहसास करा रहा था, इसलिए वह अपने सारे काम स्थगित कर बंगले में लौट आई। जब वह अपने पति के कमरे में पहुंची तो उसने देखा तृप्ति उसके पति का डायपर बदल रही थी। ये देख वह अपने कमरे में लौट आई और अपने मेड से चाय लाने को कहा। धीरे धीरे तृष्णा और तृप्ति में नजदीकियां बढ़ रही थीं और ये नजदीकियां बंगले के अन्य लोगों को खटकने भी लगी थीं, क्योंकि तृप्ति छोटी जाति की थी और छोटी जाति की औरत के साथ तृष्णा का इतना घुलना मिलना बाकी लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था।
जब भी तृष्णा के पास वक्त होता वह तृप्ति को अपने कमरे में बुला लेती और तृप्ति अब साहब के साथ साथ तृष्णा का भी ख्याल रखने लगी। जब तक राघवेंद्र जी ठीक थे मजाल है कोई छोटी जाति का व्यक्ति बंगले की चौखट पर भी पैर रखता, लेकिन जब से उनकी तबीयत खराब हुई और ऊंची जाति के सभी लोगों ने उनकी गंदगी साफ करने से मना कर दिया तब जाकर तृप्ति इस बंगले में आई भी तो ऐसे कि तृष्णा के सबसे करीब जा पहुंची। गैलरी में बैठी तृष्णा के लिए तृप्ति चाय लेकर आईन और उसे चाय देने के बाद उसके कंधों को दबाने लगी। अक्सर तृप्ति के ऐसा करने से तृष्णा खुद को रिलैक्स महसूस करती। तृप्ति कंधों को दबाती हुई बोली, मैडम आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे। हाँ पूछो। साहब की ऐसी हालत कैसे हुई? तृप्ति हिचकिचाती हुई बोली। तृष्णा गहरी सांस भरती हुई बोली, हमारी शादी को अभी साल भर नहीं गुजरा था, लेकिन मुझे एहसास हो चुका था कि मेरी इच्छा, मेरी संतुष्टि, मेरा आनंद इनके लिए कोई माने नहीं रखता। लेकिन मैं उस सुख को पाना चाहती थी, उसे जीना चाहती थी और मेरे पति बस खुद को शांत करने के लिए ही मेरे पास आते। यह जानने के बाद मैंने विरोध जताना शुरू कर दिया। मैं उनके इशारे पर नाचने वाली कठपुतली नहीं थी। इसी बात को लेकर एक रात हमारे बीच बहुत बहस हुई और वे गुस्से में रात को कार लेकर मूसलाधार हो रही बारिश में निकल पड़े और उनका एक्सीडेंट हो गया। बस तब से यह हाल है। मतलब आप भी उस आग में जल रही हैं जिस अंगारे पर मैं रोज बिचती हूँ और जलती भी हूँ। उस दिन के बाद तृष्णा और तृप्ति के बीच जो मन की निकटता थी वह शारीरिक नजदीकियों में तब्दील हो गई। अब जब भी उन्हें वक्त मिलता दोनों एक दूसरे की बाहों में होती। पूरे बंगले में कानाफूसी होने लगी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी कुछ कहने में असमर्थ था, क्योंकि दोनों औरतें थीं और तृप्ति के 2 बच्चे भी थे जो मसूरी के ही किसी हॉस्टल में रहते थे। लेकिन दोनों की इतनी नजदीकियां लोगों की समझ से परे थी। उस पर तृप्ति का छोटी जाति का होना, दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए तड़प बढ़ती ही जा रही थी। और इस दौरान एक दिन राघवेंद्र जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बंगले को नर्स की जरूरत नहीं थी, फिर भी तृप्ति का आना बंद नहीं हुआ। लोग दबी जबान तरह तरह की बातें करने लगे, मगर तृष्णा और तृप्ति को लोगों की परवाह नहीं थी। दोनों एक दूजे में डूबी हुई थी। एक दिन अचानक प्रकाश को लगा तृष्णा अपने कमरे में अकेली है। यह सोच वह अंदर चला गया और फिर उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बिस्तर पर पड़ी सिलवटें, तृष्णा और तृप्ति के बिखरे बालों ने प्रकाश को ये इशारा कर दिया कि दोनों के बीच एक नए अध्याय का पदार्पण हो चुका। दोनों को प्रकाश ने जिस अवस्था में देखा वह इस बात पर मुहर लगा रहा था कि उनके बीच वह संबंध है जिसे समाज कभी स्वीकृति नहीं देगा। लेकिन वह मौन रहा और मैडम मैं बाद में आता हूं कहकर वहां से चला गया। अब दोनों के लिए अपने संबंध को ज्यादा दिनों तक लोगों से छिपा पाना संभव नहीं था और अलग हो जाना कोई समाधान भी नहीं था। इसलिए प्रकाश के जाते ही तृष्णा तृप्ति के माथे को चूमती हुई बोली, तृप्ति अब जंग का समय आ गया है। इस जंग में या तो हमारी हार होगी या फिर जीत, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूं हमारे इस बेनाम रिश्ते को शायद कोई समझा नहीं पाएगा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी या फिर सब कुछ छोड़कर मेरे पास यहां आ जाओ, मर्जी तुम्हारी अपनी है। बस यहां आने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि लड़ाई मुश्किल है और लंबी भी। यह सब सुनने के बाद तृप्ति बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई और तृष्णा अपने गैलरी में जा खड़ी हुई। आज भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। तृष्णा बगैर पलके झपकाए बंगले के गेट की ओर देखती रही। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और तृप्ति अपने कुछ सामान के साथ उस रिक्शा से उतरी। ये देख तृष्णा भागती हुई गेट की तरफ बढ़ी और हाँफती हुई तृप्ति के सामने जा खड़ी हुई। तृप्ति तृष्णा से लिपट गईं और कहने लगी, मैं सब कुछ छोड़ तुम्हारे पास आ गईं हूं और अब हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं।